नमो नमः। संस्कृत ई पाठशाला के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सामने सीबीएसई द्वारा सत्र 2020-21 के लिए संस्कृत विषय का जो पुनरीक्षित पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और प्रश्न पत्र का जो स्वरूप सामने रखा गया है उसको लेकर बात करना चाहता हूं। ये पाठ्यक्रम केवल और केवल 2020-21 के लिए है। तो विधिवत पढ़ाई आरंभ करने से पहले, विधिवत शिक्षण आरंभ करने से पहले हम सभी शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि 2020-21 में हमारे सामने कौन सा पाठ्यक्रम होगा और प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। तो आइए बिना विलंब किए हम 2020-21 के लिए संस्कृत का जो 9वीं कक्षा का प्रश्न पत्र होगा उसके प्रारूप को देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने यह जो प्रश्न पत्र का स्वरूप दिख रहा है ये 9वीं कक्षा का ही प्रश्न पत्र है। इसमें आप देख पाएंगे कि इस प्रश्न पत्र में दो भागों को प्रदर्शित किया गया है। एक भाग है अ और दूसरा भाग है आ। हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि पहले 9वीं और 10वीं में जो प्रश्न पत्र होता था उसमें 4 खंड होते थे, क, ख, ग और घ। लेकिन इस वर्ष के लिए जो प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा उसमें केवल 2 खंड होंगे। प्रश्न पत्र 80 अंक का ही होगा। पूर्व में भी 80 अंक का ही प्रश्न पत्र आता रहा है। इस वर्ष भी 80 अंक का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। उस मूल्यांकन का क्या क्रम है उसकी भी बात हम आगे करेंगे। तो ये जो हमारे सामने इस समय स्क्रीन पर प्रश्न पत्र दिख रहा है इसमें खंड अ और खंड आ 40-40 अंकों के दिखाई पड़ रहे हैं। इस 40-40 अंकों का विभाजन किस प्रकार है वह भी आपके सामने है। आप देखें कि पहला जो खंड है खंड अ, इसमें 40 अंक में 25 अंक का अनुप्रयुक्त व्याकरण दिख रहा है और 15 अंक का पठित अवबोधन दिख रहा है। पहले पठित अवबोधन खंड घ में हुआ करता था, लेकिन इस बार ये परिवर्तन है कि पठित अवबोधन जो है वह खंड अ में है और 15 अंक का है। दूसरा खंड जो आ है उसमें आप देखेंगे कि अपठित अवबोधन 10 अंक का है। यह अपठित अवबोधन पहले खंड क में हुआ करता था, लेकिन इस वर्ष यह खंड आ में है और अपठित अवबोधन पूर्व की भांति ही 10 अंक का है। पठित अवबोधन 15 अंक का है। तो 15 अंक का पठित अवबोधन खंड आ में और इससे पहले 15 अंक का पठित अवबोधन खंड अ में। तो 30 अंक का पठित अवबोधन है, 25 अंक का व्याकरण है, 15 अंक का रचनात्मक कार्य है और 10 अंक का अपठित अवबोधन है। इस प्रकार 80 अंक का यह आपका प्रश्न पत्र आपके सामने आने वाला है। अब हम देखते हैं कि खंड अ में जो 25 अंक का अनुप्रयुक्त व्याकरण है उस 25 अंक के अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो खंड अ लिखा है वह बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का खंड है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आने वाले हैं। इसमें एक भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। 25 अंकों का जो संस्कृत व्याकरण है इसमें प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प उत्तर के रूप में मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प का चयन करके आपको लिखना होगा। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंदर जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो 7 शीर्षक हैं और 7 शीर्षकों के लिए जो अंकों का विभाजन है वो आपके समक्ष स्क्रीन पर है। आप देखें, संधि पहला शीर्षक है संधि। संधि 4 अंक की है। शब्द रूप 4 अंक के हैं। धातु रूप 4 अंक के हैं। कारक उपपद व्यक्तियां 4 अंक की हैं। प्रत्यय 4 अंक के हैं। संख्या 3 अंक की है और उपसर्ग 2 अंक के हैं। तो इस प्रकार यह 25 अंक का व्याकरण है जिसमें 7 टॉपिक सम्मिलित हैं। संधि, शब्द रूप, धातु रूप, कारक विभक्तियां, प्रत्यय, संख्या और उपसर्ग। इसके साथ ही साथ इसी भाग में माने खंड अ में जो 15 अंक का पठित अवबोधन है उस 15 अंक में आप देखेंगे जो आपके सामने प्रश्न संख्या 8 आएगा वह प्रश्न निर्माण का होगा। पहले यह खंड घ में हुआ करता था, लेकिन अब यह खंड अ में है और जैसा पहले 5 अंक का होता था आज भी यह 5 अंक का ही है। इस 5 अंक के प्रश्न निर्माण में जो प्रश्न आते हैं वो प्रायः आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे आते हैं। तो 5 अंक का प्रश्न निर्माण है। 4 अंक का पर्याय मेलनम विशेषण विशेष्य मेलनम है। यह प्रश्न पहले भी आता था, इस बार भी ये 4 अंक का आपके प्रश्न पत्र में आने वाला है। पर्यायवाची शब्दों का मेलन है या विशेषण विशेष्य का मेलन है। मैचिंग द वर्ड्स है, आप पहले भी करते रहे हैं इसको। इसके साथ एक नई चीज है भाषिक कार्य। देखिए, पहले क्या होता था कि जो पाठ्य पुस्तक से गद्य, पद्य और नाट्य आधारित प्रश्न आते थे उसमें एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्यन उत्तर,
और निर्देशानुसारम उत्तरत 3 प्रकार के प्रश्न होते थे। इस बार क्या किया गया है कि जो निर्देशानुसारम उत्तरत वाला प्रश्न था, तीनों प्रश्नों से, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश से, उसके वो वहां से उठाकर भाषिक कार्य के अंतर्गत खंड अ का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न बनाया गया है। इसमें जो भी निर्देशानुसार उत्तरक में प्रश्न पूछे जाते थे उसी प्रकार के प्रश्न होंगे। आगे हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो कुल मिलाकर यह 40 अंक का खंड अ है। और आप अपनी स्क्रीन पर आगे देखें, जो दूसरा खंड है वो खंड आ है, यह भी 40 अंक का है। इसमें आप देखें कि इसका विभाजन किस प्रकार है। तो 11वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है अपठित गद्यांश का। यह प्रश्न पहले खंड क का पहला प्रश्न हुआ करता था, लेकिन अब ये खंड आ का पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश का, और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इसमें पूर्व की भांति ही एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। एक शीर्षक के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार 10 अंक का ये अपठित अनुच्छेद होगा आपके सामने, जिसका उत्तर आपको देना होगा। दूसरा, रचनात्मक कार्य शीर्षक के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, और वो 3 प्रश्न पहले जो खंड ख में आया करते थे वही 3 प्रश्न हैं। एक है औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन, जिसमें 10 रिक्त स्थान होते हैं। मंजूषा में शब्द दिए होते हैं, आपको वहां से शब्दों का चयन कर यथा स्थान उनको रखना होता है। तो इस बार भी 5 अंक का यह निबंधात्मक प्रश्न है, औपचारिक या अनौपचारिक प्रश्न, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, जिसको हल करना है। अगला प्रश्न 13 जो होगा वो चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन का होगा। पहले भी ये प्रश्न आता रहा है, चित्र वर्णन पहले भी ये होता रहा है। इस प्रश्न के अंतर्गत एक चित्र दिया रहता है और मंजूषा में कुछ शब्द भी दिए रहते हैं। उन शब्दों की सहायता से या स्वयं के द्वारा भी आप उस चित्र को देखकर 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो अगला प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 14, वह हिंदी से संस्कृत में अनुवाद होगा, जो 5 अंक का होगा, और 6 या 7 वाक्य दिए रहेंगे। आपको उनमें से 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार रचनात्मक कार्य की यह जो इकाई है 15 अंक की, जिसमें आपको बता दिया औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, चित्र वर्णन और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं पठित अवबोधन के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। तो पठित अवबोधन के अंतर्गत पहले जो 3 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 15, 16 और 17, वो क्रमशः गद्यांश आधारित, पद्यांश आधारित और नाट्यांश आधारित होंगे। आपको पूर्व में भी बताया कि पहले इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न आते थे, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 3-3 अंक के ही ये प्रश्न आएंगे, जिसमें एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत 2 प्रकार के ही प्रश्न होंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 18 आपके सामने आएगा, वह अन्वय या भावार्थ का होगा। पहले भी इस प्रश्न को आप हल करते रहे हैं, श्लोक का अन्वय आप पहले भी करते रहे हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पहले 4 अंक के लिए प्रश्न आता था, 8 रिक्त स्थान होते थे, 2 श्लोक होते थे, लेकिन अब 1 श्लोक होगा, 4 रिक्त स्थान होंगे, या 2 श्लोक के अंतर्गत भी 4 रिक्त स्थान हो सकते हैं, लेकिन यह 2 अंक के लिए प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न संख्या 19 आपके सामने जो होगा, वह घटना क्रमानुसार वाक्य लेखन का होगा। यह प्रश्न शेमुषी से आने वाला है। शेमुषी के पाठों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से घटना क्रमानुसार आप वाक्य लेखन कर पाएंगे, और इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो कुल मिलाकर 40 अंक का खंड अ और 40 अंक का खंड आ, ये 2 खंड के रूप में 80 अंक का प्रश्न पत्र आपके सामने आने वाला है। अब आगे ये देखते हैं, सीबीएसई द्वारा लगभग 30% जो पाठ्यक्रम है उसकी कटौती कर दी गई है। तो कटौती की बात हमारे लिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम क्या बचा हुआ है। तो एक एक खंड को हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम बचा हुआ है जो पढ़ना है। तो व्याकरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि संधि कार्यम सबसे पहले लिखा हुआ है। संधि कार्य में स्वर संधि के अंतर्गत केवल 3 संधियां हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 3 संधियों को समझना है, 3 संधियों से प्रश्न आएंगे। उसके बाद व्यंजन संधि के अंतर्गत मात्र 2 प्रक्रियाएं आएंगी। पहला है वर्गों के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण का होना, और दूसरा है म के स्थान पर अनुस्वार होना। तो मात्र 2 प्रक्रियाएं व्यंजन संधि के अंतर्गत शेष हैं, और विसर्ग संधि के अंतर्गत केवल उक्त प्रक्रिया आपके पाठ्यक्रम में रहेगी। इसके बाद शब्द रूप में आते हैं। तो शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग बालक,
उकारांत पुल्लिंग साधु, आकारांत स्त्रीलिंग लता, ईकारांत स्त्रीलिंग नदी और अस्मद और युष्मद, ये दो सर्वनाम शब्दों के रूप आपको याद करने हैं जो परीक्षा में आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आएंगे। आपको चयन करके और सही उत्तर को वाक्य में लिखना होगा। इसके बाद धातु रूप में आते हैं, तो धातु रूप में आप स्क्रीन पर देख पाएंगे पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश्य, अस, क्री और पा। इन धातुओं के पांचों लकारों में रूप आपको याद करने हैं। सेव और लभ, इनके लट लकार और लिट लकार केवल दो लकारों में रूप आपको तैयार करने हैं। आपके पाठ्यक्रम में इन्हीं धातुओं का प्रयोग होगा, इनसे अतिरिक्त नहीं होगा। कारक और उपपद व्यक्तियों की जहां तक बात है उसमें आप स्क्रीन पर देखें, लिखा हुआ है कि द्वितीय विभक्ति में परितः, निकषा, प्रति, विना, इन चार शब्दों के योग में द्वितीय, सह, समम, सार्धम, विना, अलम और हीन अर्थ में तृतीया, रुच, दा, नमा और कृप के प्रयोग में चतुर्थी, विना, बहि, भी और रक्ष के प्रयोग में पंचमी, ऊपरी, अधः, पुरता और पृष्ठतः के प्रयोग में षष्ठी, स्नेह, निपुणः और विश्वस के प्रयोग में सप्तमी। इन कारक और उपपद विभक्तियों के अतिरिक्त आपको तैयार नहीं करना है। परीक्षा की दृष्टि से केवल इतना ही पाठ्यक्रम कारक और उपपद विभक्तियों के अंतर्गत है। इसके बाद प्रत्यय में हम देखें तो प्रत्यय को भी कट किया गया है। प्रत्यय में भी केवल 4 प्रत्यय शेष हैं, त्वा, तुमुन, ल्यप और तवतु। तो आप याद रखें कि 4 प्रश्न आपके सामने, 4 अंक के लिए यह प्रश्न आएगा और 4 ही प्रत्यय हैं, तो निश्चित रूप से एक एक प्रत्यय का एक एक वाक्य होगा, इसलिए चारों प्रत्यय आपको तैयार करने हैं। इसके बाद संख्या 1 से 100 तक संख्या संस्कृत में आपको तैयार करनी है। केवल प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग आएगा। यह भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आपके सामने 4 विकल्प रहेंगे, आपको एक विकल्प का चयन करके सही उत्तर को लिखना होगा। उपसर्ग के अंतर्गत आ, वि, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि और अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन उपसर्गों का धातु के साथ कैसे संयोजन होता है, कौन सा शब्द निष्पन्न होता है, यह आप जान लेंगे तो उपसर्ग का जो 2 अंक का प्रश्न है यह निश्चित रूप से आपका सही हो पाएगा। इसके बाद प्रश्न निर्माण, रेखांकित पद होते हैं, उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना होता है। आप पहले से भी अभ्यास करते रहें, निश्चित रूप से आपको इसके बारे में जानकारी है। 5 वाक्य होंगे और 5 वाक्यों में आपको 5 प्रश्नवाचक शब्दों को रखना होगा रेखांकित पदों के स्थान पर। इसके बाद 4 अंक का एक प्रश्न होगा, पर्याय पदानाम विशेष विशेषण पदानाम व मेलनम, या तो पर्यायवाची शब्द या विशेषण विशेष का मैचिंग जो आप करते रहे हैं, मेलन करते रहे, सही के सामने सही का जो संयोजन करते रहे, वह प्रश्न होगा जो 4 अंक का होगा। इसके बाद जो गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश जो पठित अवबोधन था, वहां से जो भाषिक कार्य यहां पर खंड अ के अंतिम प्रश्न के रूप में लिया गया है, उसमें कर्ता और क्रिया का पद चयन पूछा जाता है कि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो कर्ता पद और क्रियापद का चयन, कर्ता और क्रिया की अन्विति, इस क्रियापद के लिए कौन सा कर्तृपद प्रयुक्त हुआ है, इस कर्तृपद के लिए कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, यह प्रश्न होगा। विशेषण और विशेष्य का चयन और पर्याय या विलोम पद का चयन। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके भाषिक कार्य के अंतर्गत होंगे, जो कि 6 अंक का आने वाला है। तो इस प्रकार जो खंड अ है, खंड अ के अंतर्गत इतना पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है। इसके बाद खंड आ है। खंड आ में पहला अपठित अवबोधन है। अपठित अवबोधन में आपको बता चुका हूं, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, शीर्षक लेखनम और अनुच्छेद आधारितम भाषिक कार्यम, ये निर्देशानुसारम उत्तरत जो प्रश्न हुआ करता था, ये वैसा ही अभी आने वाला है। इसमें जो निर्देशानुसारम उत्तरत है उसमें सिर्फ 3 चीजें होगी, कर्ता और क्रियापद का चयन, विशेषण और विशेष्य का चयन और पर्याय या विलोम पद का चयन। इसको करते समय बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो पर्याय या विलोम पद पूछा जाता है वह इस अनुच्छेद में नहीं होता है। प्रश्न में जो शब्द होता है वो अनुच्छेद के बाहर का होता है, उसका पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द आपको अनुच्छेद के अंदर खोजकर उत्तर के रूप में उसको लिखना होता है। इसके बाद रचनात्मक कार्य के अंतर्गत
आप बता चुका हूं आपको पहले ही, वही पत्र औपचारिक या अनौपचारिक 5 अंक का प्रश्न, रिक्त स्थान दिए होंगे, रिक्त स्थान के नीचे मंजूषा होगी, मंजूषा से चयन करके आपको सही शब्दों को यथास्थान रखना होगा। चित्र वर्णन 5 अंक का है, आपको बता चुके हैं। अनुवाद 5 अंक का है, आपको बता चुके हैं। उसके बाद जो 15 अंक का पठित अवबोधन है, इसके अंतर्गत आप देखें कि पठित अवबोधन में 3 प्रश्न हैं, गद्यांश आधारित, पद्यांश आधारित और नाट्यांश आधारित। 3-3 अंक का ये प्रश्न है जो आपकी सेमुसी पाठ्य पुस्तक से आना है। इसकी तैयारी आपको सेमुसी नामक पाठ्य पुस्तक से करनी है। इसके बाद अन्वय का जो प्रश्न है वह आएगा। ये जो सेमुसी के अंतर्गत जो श्लोक दिए हुए हैं, जो हमारे सिलेबस में पाठ हैं, उन्हीं पाठों से वह श्लोक आना है और आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और अंतिम प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम कथा लेखनम, यह भी सेमुसी से ही आधारित होगा, वहीं से लिया जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पाठ्यक्रम है। अब प्रश्न उठता है कि सीबीएसई ने कौन कौन से पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से हटा दिए हैं। व्याकरण का तो आपने भाग देख लिया कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं शेष हैं। अब हम सेमुसी के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से पाठ शेष हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप देखें कि आपको दिख रहा होगा, द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः, तृतीय पाठः गोदोहनम, पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम, षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः, नवमः पाठः सिकता सेतुः, 10वां पाठः जटायोः शौर्यम और 11वां पाठः पर्यावरणम। इसके अतिरिक्त जो पाठ थे उनको सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब इतना सा सिलेबस है, 80 अंक का प्रश्न पत्र है। आपके लिए तैयारी करना बहुत कठिन नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आसानी से इस प्रश्न पत्र को आप कर पाएंगे। देखिए, पाठ्यक्रम कम किया गया है लेकिन अंक आपके उतने के उतने ही है। अब जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक नहीं है उनके लिए मेरा सुझाव है कि या तो वो पुस्तक की दुकान से खरीद लें अथवा वो एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पर एनसीईआरटी डालेंगे, एनसीईआरटी की वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी, आप उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप पब्लिकेशन के सेक्शन में जाएंगे उसमें, और पब्लिकेशन पर क्लिक करते ही आपको पीडीएफ बुक्स कक्षा 1 से 12 तक की एक लिंक दिखाई पड़ेगा। उसको क्लिक करेंगे, आप क्लास चयन करेंगे, विषय चयन करेंगे, पुस्तक चयन करेंगे, आपके सामने पीडीएफ के रूप में सभी पाठ आ जाएंगे। जो पाठ आपके लिए निर्धारित हैं इस सत्र के लिए, उन पाठों को आप डाउनलोड कर लीजिए और उनके साथ आप अध्ययन करिए। एक एससीईआरटी के द्वारा सेमुसी समोल्लासः करके जो पुस्तक तैयार की गई है, वह पुस्तक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें संस्कृत के मूल पाठ के साथ साथ शब्दार्थ, व्याकरणिक टिप्पणी, संभावित प्रश्न इत्यादि दिया हुआ है। वह बच्चों के लिए भी समान रूप से फायदेमंद है जिस प्रकार शिक्षकों के लिए है। इसके बाद आपको यह भी याद होगा कि 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन शेष है, क्योंकि 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 80 अंक के बारे में तो चर्चा हो गई। 20 अंक का जो आंतरिक मूल्यांकन है उसमें 5 अंक की लिखित परीक्षा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5 अंक की लिखित परीक्षा है जो समय समय पर विद्यालय द्वारा आयोजित होगी। इस बार यह परीक्षा हो सकता है ऑफलाइन हो, ऐसा भी हो सकता है कि यह ऑनलाइन तरीके से भी संपन्न हो जाए। जैसे मैं अपनी विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन भी लेता हूं, ले सकता हूं और लूंगा। अगला जो 5 अंक है वो कक्षा में पढ़ाए हुए पाठों का लघु मूल्यांकन हो सकता है, प्रश्नोत्तरी हो सकती है, मौखिक परीक्षा हो सकती है, प्रतियोगिता हो सकती है, प्रश्न मंच का आयोजन हो सकता है। तो ये 5 अंक हो जाएगा। अगला जो 5 अंक है वह कक्षा का कार्य हो सकता है, सामूहिक मूल्यांकन हो सकता है, स्व मूल्यांकन हो सकता है, विद्यार्थी ने विषयगत क्या उपलब्धियां हासिल की उसके आधार पर मूल्यांकन हो सकता है। तो ये 15 अंक हो गए। और अगला जो 5 अंक है वो भाषा संवर्धन के लिए कथा, संवाद, वार्तालाप, भाषण, नाटक, वार्ता, आशुभाषण, संस्कृत गीत, श्लोकोच्चारण इत्यादि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी शीर्षक पर बच्चों से कार्य कराया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन अगर पूरे वर्ष पाठ्यक्रम चलता है तो उस पर भी संभव है। इस तरीके से यह 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन हुआ, 80 अंक की आपकी लिखित परीक्षा हुई और 100 अंक आपके हो जाएंगे। अब एक बात जो और विद्यार्थियों से मुझे कहनी है और वो ये है कि आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि हम संस्कृत विषय के साथ इतनी अधिक मेहनत क्यों करें। तो इसके लिए एक छोटा सा तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं
हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन महत्वपूर्ण है, कई बार आपको लगता होगा हमारे हाथ महत्वपूर्ण है, कई बार आपको लगता होगा हमारे पैर महत्वपूर्ण है, कई बार आपको आंखें महत्वपूर्ण लगती हैं। लेकिन जरा बताइए कि क्या शरीर का कोई भी ऐसा अंग है जो आपको कम महत्वपूर्ण लगता है? क्या उसके बिना आप सर्वांग सुंदर कहे जा सकते हैं, आप स्वस्थ कहे जा सकते हैं? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। आपको आपके हर अंग को सुडौल और व्यवस्थित होना पड़ता है, स्वस्थ होना पड़ता है। उसी प्रकार आपकी मार्कशीट में जितने भी विषय लिखे हुए हैं वो सब उसके अंग हैं। अगर आप मुख्य धारा के 5 विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, 90 अंक लाते हैं, 95 अंक लाते हैं, 99 अंक लाते हैं, 100 अंक लाते हैं और संस्कृत में आपके 45 अंक रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो भी आपके अंक पत्र को देखेगा वो आपसे उतना प्रभावित नहीं होगा। उसको जरूर लगेगा कि इसने एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा विषय था जिसमें मेहनत नहीं की है। तो एक सफल विद्यार्थी वही है, एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो अपने सभी विषयों को पूरे महत्व के साथ पढ़ता है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ता है, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ता है। और संस्कृत तो एक ऐसा विषय है जो न केवल आपकी मार्कशीट पर अच्छे अंक होंगे तो आपको सुशोभित करेगा, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको सिखाता है। संस्कृत के अध्ययन के साथ साथ आपका हिंदी लेखन अच्छा हो जाएगा, आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं जो स्वतः आ जाएंगी। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जरूर पढ़िए। समय समय पर मैं आपको इस पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो भेजता रहूंगा और आपकी कोई भी समस्या होगी, आपके कोई प्रश्न होंगे, उसके समाधान के लिए उपस्थित रहूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फोन नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको यथा समय किसी भी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो के माध्यम से हो, आपको जरूर उपलब्ध होंगे। उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर संस्कृत के अध्ययन को बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सार्थक बनाएंगे। आप सभी हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।